नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट्स में साथी हम लोग हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ सभी के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप जरूर साथी इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइएगा। ये जो वीडियो है ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट साथी शुरू कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दैट मीन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है साथी, वो आपका नंबर एनालॉजी से पूछा गया है। अब नंबर एनालॉजी के प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं आप सब जरूर देखिए। देखो क्या रखा है साथी, जो पहला पद है, पहला पद क्या दे रखा है 18 दे रखा है और दूसरा पद क्या दे रखा है 30 दे रखा है। नंबर एनालॉजी में जैसा संबंध पहले और दूसरे पद के बीच होता है, ठीक वही जो संबंध है साथी अगले दोनों पद के बीच होता है। दैट मीन तीसरे और चौथे के पद के बीच वही संबंध होगा। जैसा संबंध पहले दूसरे के बीच, तीसरे चौथे के बीच होता है, वैसा ही संबंध साथी अगले पदों दैट मीन पांचवें और छठे पदों के बीच भी वही संबंध होगा। अगर साथी सातवां आठवां पद आएगा तो उसके बीच में भी वही संबंध होगा। तो आप ध्यान देंगे दो दो का पेयर करके साथी संबंध इसमें बनाए जाते हैं। तो आप इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखो अब सबसे पहले और दूसरे पद के बीच का हम संबंध निकालते हैं। 18 से साथ ही हम लोग 30 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को 30 से हम लोग कैसे इन दोनों का संबंध बना सकते हैं। अगर हम लोग साथ ही 18 में 12 ऐड कर दें तो हमारे पास 30 आ जाएगा ना। 18 में अगर 12 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, पर 54 में 12 ऐड करने पे 102 तो आएगा नहीं, आएगा नहीं। तो इस प्रकार का संबंध नहीं है। अगर साथ ही 18 का गुणा हम लोग 2 से कर दें, 18 का क्या करें गुणा 2 से कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 बड़ा है 30 छोटा है, तो इसमें कितना माइनस कर दें 30 आ जाए। तो आप कहोगे 6 माइनस करो तो इसमें 30 आ जाएगा। तो अगर 36 में 6 माइनस करेंगे हम लोग का 30 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 54 का साथी गुणा 2 से कर दें, अगर 54 का गुणा 2 से कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 का गुणा 2 से कर दोगे तो 108 आ जाएगा। अब 108 में क्या हम लोग फिर देखो पहले यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, दोबारा क्या कर रहे हैं 6 से माइनस कर रहे हैं, उसमें से 6 घटा दे रहे हैं। तो 108 में हम लोग 6 फिर माइनस करेंगे, तो 108 में 6 माइनस करोगे तो क्या 102 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साथ ही जिस तरह का संबंध पहले दूसरे के पद के बीच, वही प्रकार का संबंध आपका पांचवें छठवें का भी मतलब पांचवें और छठवें पद के बीच भी है। लेकिन निकालना कौन सा पद है साथी, हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो चौथा पद दिया गया आपको, अगर तीसरा चौथा अगर हाइड होता तो सिंपल इसी लॉजिक पे कर लेते, इसमें 2 से गुणा करके -6 कर देते ना। तो क्या करोगे, या तो एक एक ऑप्शन को आप इसी पैटर्न पर निकाल के चेक कर लो। दैट मीन जैसे 42 का गुणा 2 से करो, उसमें से -6 करो, क्या आपका 66 आएगा। या फिर 36 का ऐसे कर लो, 46 का ऐसे कर लो, या फिर क्या कर सकते हो आप, या फिर साथ ही उसका उल्टा प्रोसेस कर दो। उल्टा प्रोसेस का मतलब अगर साथी इसमें देखो -6 हो रहा है, पहले पद से दूसरा पद निकालने के लिए -6 हो रहा है, तो आप इसमें अगर दूसरे से पहला निकालोगे तो -6 हो रहा है तो इसमें +6 कर दोगे, डिवाइड हो रहा है तो वहां गुणा कर दोगे ना। नहीं तो एक एक ऑप्शन करके आप चेक कर सकते हो। जैसे 36 है पहला, 36 का गुणा अगर 2 से हम लोग कर दें हमारे पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 72 में से साथी 6 को माइनस कर दो, क्या 66 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसके लिए साथी सेटिस्फाई है, दैट मीन पहला ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहले से नहीं आता तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते, देन ऑप्शन नंबर जो साथी दूसरा है उसको आप चेक कर लेते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये क्या कह रखा है साथी, विषम अक्षर समूह को आपको चुनना है। क्या करना है, विषम अक्षर समूह को चुनना है। अब अक्षरों के बीच में साथी जो संबंध है वो उसमें विषमता की पहचान करनी है। किसी न किसी में साथी विषम का पहचान करना पड़ेगा आपको। देखो अब आप कहोगे इनके बीच विषम कैसे हो सकता है, सभी सभी अल्फाबेट हैं। अब अल्फाबेट जब आपसे कभी पूछेगा साथी तो इनके बीच की विषमता आप कैसे पहचानोगे, इनका क्या करोगे आप क्रम निकाल लोगे। अल्फाबेट में ABCD में ये चौथे स्थान पे आते हैं, यही निकाल लोगे। जैसे ABCD काउंट करोगे ABC, तो देखो C का क्रम क्या आ रहा है, पहले नंबर पे है, दूसरे पे T है और तीसरे पे क्या है साथी C है। तो C का क्रम क्या हो गया 3 हो गया, तो C का क्रम क्या हो गया 3 हो गया। वैसे G का क्रम देखो, G का क्रम अल्फाबेट में कितना होता है साथी, तो आप कहोगे 7 होता है। G का क्रम अल्फाबेट में कितना होता है 7 होता है। वैसे ही F का क्रम अल्फाबेट में कितना होता है साथी 6 होता है। तो देखो पहले और दूसरे इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, +4 का, कितना जोड़ 4 का दे रखा है, मतलब 4 जुड़ रहा है। और इनके बीच का अंतर क्या दे रखा है, -1 का देखने को मिल रखा है। ऐसे ही आप सबका निकाल लो, आप ऐसे ही सबका निकाल लो। M का निकालोगे, M का कितना होता है क्रम साथी 13 होता है। P का कितना होता है क्रम, अगर मैं आपसे पूछूं P का क्रम कितना होता तो आप बिल्कुल बताओगे, P का क्रम 16 होता है, P का क्रम 16 होता है। अब L का क्रम कितना होता है अल्फाबेट में साथी, L का क्रम होता है 12। अब देखो पहले और दूसरे क्रम के बीच, इन दोनों के बीच प्लस मतलब
3 जुड़ रहा है, +3 जुड़ रहा है, तो पहला साथी तो विषम हो गया। इन दोनों में ही विषमता आपको नजर आ रही है। अब अगले बी और सी, इन दोनों का निकाल लो, अगर ये दोनों एक संबंध है तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे विषम हो जाएगा तब। तो इसमें देखो, पहले पद के लिए इन दोनों के +3 हो रहा है, और दूसरे मतलब जो दूसरा है साथी, और तीसरे के लिए माइनस कितना हो रहा है, 16 से मतलब 12 लाने के -4 हो रहा है। पहले के लिए +3, दूसरे के लिए -4। अब इसमें भी निकाल लेते हैं, डी जी सी। डी का क्रम कितना होता है, 4 होता है। जी का क्रम कितना होता है साथी, जी का क्रम 7 होता है, और सी का क्रम क्या होता है, 3 होता है। इन दोनों के लिए देखो +4 हो रहा है, इन दोनों के लिए क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। देखो बी और सी एक ही तरह हैं, जबकि ए इनसे विषम है, तो साथी ऑप्शन जो डी होगा वो भी इन्हीं की तरह होगा, तभी तो 3 आपस में संबंधित हो गए। चौथा विषम होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा साथी, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सबसे विषम है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। ये कह रखा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को परस्पर बदला जाना चाहिए। इनमें से अगर साथी इनको गणितीय रूप से सही किया जा सके, जैसे 6 18 होता है, फिर मतलब इनका सब जो इक्वेशन दे रखा है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो इनमें ऐसा कौन सा दो नंबर को आपस में बदल देंगे कि 12 आ जाए। इसको सॉल्व करोगे साथी तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, गलत है। ठीक, अब इनमें से कौन सा नंबर एक्सचेंज कर दें तो आ जाएगा। देखो, अगर 6 18 है, 72 और डिवाइडेड 8 है, 8 को 72 से 9 कर दोगे, यहाँ 9 आ जाएगा साथी, फिर ये 6 18 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, 9 और 18 को जोड़ोगे साथी, उसमें से 24 घटाओगे, 12 कभी आएगा ही नहीं। तो अगर हम लोग पहले एक ऑप्शन को चेंज करके देख लेते हैं, 6 और 8 को आपस में बदल देते हैं, तो क्या करेंगे, 3 गुणे 6 को कितने में बदलना है, 8 में, तो 6 की जगह 8 रख देते हैं, प्लस क्या कर देंगे 72, फिर उसके 8 की जगह क्या करना है साथी, हमें 6 करना है, -24। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे 12 आना चाहिए, अगर 12 आएगा तो साथी ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं आएगा तो गलत है। अब देखो 8 त्रिक कितना हो जाएगा साथी, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, त्रिक 24 ना, 24 प्लस 72 को 6 से आप अगर भाग दोगे, 72 को 6 से अगर साथी आप भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 होता है, तो 12 आ जाएगा। और -24 देखो, ये प्लस का 24 हो, ये माइनस का 24, इन दोनों को अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास 12 बच जाएगा, और इधर भी 12 आ रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 8 को आपस में बदलने से 12 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। प्रश्न क्या कह रखा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब एज इट इज देखो, आपके पास श्रृंखला क्या दे रखी है, दैट मीन सीरीज दे क्या रखी है, ये दे रखा है 12C3, दैट मीन 2 इसमें नंबर्स का प्रयोग हुआ है साथी, और एक इसमें अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है। एज इट इज इसको देखो, एज इट इज इसको देखो। अब देखो 12 से क्या लिख रखा है साथी, 12 से देखोगे तो आप 24, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा साथी। 12 से क्या दे रखा है 24, 24 से क्या दे रखा है 36। ठीक, अब ये ऐसे चल रहा है तो अल्फाबेट का भी देख लो, 3 से दे रखा है ई दे, सॉरी सी से दे रखा है ई दे रखा है, ई से क्या दे रखा है साथी, जी दे रखा है। अगला टर्म सब में आपको फाइंड करना है, अगला टर्म सब में आपको फाइंड करना है। अगला फिर नंबर है 3 दे रखा है, 3 से क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 5 से क्या दे रखा है साथी 7 दे रखा है, 7 से अगला टर्म आपको फाइंड करना है। तो जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं, आप देखो नंबर्स के बीच में अंतर कितने का है, अल्फाबेट के क्रम के बीच में कितने का अंतर है, तो एज इट इज अगले टर्म को आप निकाल लोगे। जैसे 12 से 24 इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 12 से 24 साथ ही इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 12 से 24 आप सभी को पता होगा गैप कितना है, +12 जुड़ रहा है, +12 जुड़ रहा है। वैसे ही 24 से 36 में जाओगे तो कितना, +12 जुड़ रहा है। तो अगला भी आप +12 जोड़ दोगे, जब 2 बार +12 जुड़ रहा है तो अगला भी आप +12 जोड़ दोगे, तो 36 में +12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साथी आपका 48। तो पहला क्या आ गया, नंबर 48 आ गया। ठीक, अब वैसे ही सी का जो स्थानीय क्रम कितना होता है 3 होता है, और ई का स्थानीय क्रम कितना होता है 5 होता है, जी का कितना होता है साथी 8 होता है। दैट मीन इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 3 से 5 +2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है। तो आप अगला 5 से मतलब 7 में +2 जोड़ दो, अगला टर्म कितना आ गया 9। 9 किसका टर्म होता है, 9 साथी आई का टर्म होता है, किसका होता है आई का टर्म होता है, 9 किसका होता है आई का टर्म होता है। ठीक, अब वैसे ही 3 से 5 +2 का अंतर है, 5 से 7 +2 का अंतर है, तो आप +2 आगे करोगे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका क्या आया साथी 48, क्या आया 48i और 9, 48i9, 48i9 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, देखो ये आपका i है, सॉरी 1 लिखा गया है, तो 48i9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको अनुपस्थित अंक को ज्ञात करना है। क्या करना है साथी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर जो अनुपस्थित अंक है उसको आपको ज्ञात करना है। अनुपस्थित अंक कहाँ है, जहाँ प्रश्नवाचक है इस जगह।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन जो डायग्राम में सर्कल डायग्राम होते हैं उनमें रिलेशन जनरली जो है साथी किस प्रकार के दिए रहता है। जो इस तरह से डायग्राम पूछते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। कहने का मतलब 8 लाइन है तो कुल मिलाकर सम है। तो दो का जो एक दूसरे के सामने इसका रिलेशन जनरली आपका होता है, बगल बगल कम होता है, सामने ज्यादा होता है। तो 2 का 3 के साथ हम निकालेंगे, ठीक है, 5 का 9 के साथ निकालेंगे ना, और 6 का 11 के साथ, 7 का इसके साथ निकालेंगे। तो पहले देखेंगे 2 से किस प्रकार साथी आपका 3 लिख रहा है, 2 से 3 कैसे लिख रहा है, 2 से 3 आपका कैसे लिख रहा है। अगर साथी हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 2 का स्क्वायर या फिर 2 का गुणा 2 से करते हैं, नहीं तो साथी अगर स्क्वायर करेंगे तभी 6 6 36 हो जाएगा तो वो ज़्यादा चला जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं 2 का गुणा 2 से, कितना करेंगे, 2 का गुणा 2 से, उसमें से 1 घटा दें तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एज इट इज दूसरे के निकाल लेते हैं, 5 का गुणा 2 से करें, 5 का गुणा 2 से करें, उसमें से -1 कर दें तो 5 दूनी 10, -1 कर देंगे 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका साथी दे रखा है। एज इट इज इसके लिए करेंगे, इन दोनों के लिए, तो 6 गुणे 2 करेंगे, 6 2 गुणे 2 -1 इक्वल टू 6 दूनी 12, -1 करोगे तो आपका 11 एज इट इज आ जाएगा। कहने का मतलब जो हम लोग साथी यूज कर रहे हैं इसके लिए ट्रिक वो अपना एकदम सही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर दिए हम लोग, इसका इनटू, तो इसका हम लोग अगला टर्म का करते हैं, अगला टर्म क्या है साथी, 7 है। तो 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस उसमें से 1 करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 14 में से 1 घटाएंगे साथी आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर ए में आपका 13 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 7। ये आपका दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके साथ ही सभी रेलवेज के एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको सॉल्व करना जरूर सीख लें। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न है आप एक किनारे इसका डायरेक्शन बना लेना, क्या करना, डायरेक्शन बना लेना। जैसे इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, इधर आपका साथी पश्चिम, इधर आपका उत्तर, और इधर आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। आपको डायरेक्शन पता चल गई। तो उसके बाद अब क्या कह रखा है प्रश्न वो देखो, कह रखा है एक जवान यानी एक सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। कोई सोल्जर है अपना जो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, तो हम लोग यहाँ से कहीं उसको चलाते हैं, कह रखा है 2 किलोमीटर, वो किस दिशा में चलता है साथी, उत्तर की तरफ चलता है, सॉरी क्या चलता है साथी, उत्तर की तरफ। तो आप उत्तर की तरफ उसको 2 किलोमीटर चला दें, कितना चला, 2 किलोमीटर वो साथी उत्तर की तरफ आपका चल गया, ए बिंदु से बी बिंदु तक वो पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है वहां से वो बाएं मुड़ता है, वहां से किधर मुड़ेगा, बाएं। अब बाएं और दाहिने में कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपको कहेगा बाएं घूमे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब सुई की विपरीत दिशा में। जब आपको कहेगा आप दाहिने घूमो तो आप सुई की दिशा में घूमेंगे, ठीक, जो घड़ी की सुई होती है उस दिशा में। तो कह रखा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा साथी, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन इससे इधर घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लॉकवाइज इस साइड होगा, तो बाएं आप इसको घुमा दें, इधर घुमा तो इस बिंदु पर पहुंच गया, ठीक। अब कह रखा है वहां से 3 किलोमीटर, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस कह रखा है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता और लगातार चलता रहता है। बाएं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इधर इस साइड होगा, तो आप इस साइड चले जाएगा, मतलब वो चलता साथी उधर चलता चला जा रहा है। अब वो किस दिशा में चल रहा था, ये दिशा आपकी कौन सी है, दक्षिण है। कौन सी दिशा है साथी, ये आपकी दक्षिण है। तो दक्षिण आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर तेज पढ़ा रहे हैं साथी तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम अगले में कुछ स्पीड कम करेंगे। ये प्रश्न आपसे कह रखा है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। प्रश्न आपको क्या कह रखा है साथी, पहले देखो प्रश्न कह रहा है पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करता है, एक आदमी की तरफ पंकज जो है वो इशारा करते हुए कहता है। अब क्या कहता है, वो कह रखा है साथी वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो आदमी और पंकज के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले पंकज को लाएंगे, क्योंकि पंकज से रिलेशन निकालना है, तो साथ ही सबसे पहले हम लोग किसको लाने वाले, पंकज। अब क्या कह रखा है पंकज, एक आदमी की तरफ इशारा कहता है करके कहता है वे मेरे चाचा की बेटी, मतलब पंकज के चाचा, पंकज के चाचा। फिर उसके बाद साथी पंकज के चाचा की बेटी, पंकज की चाचा की, ये हो गई आपकी बेटी। इन दोनों में क्या रिलेशन है, बेटी पिता का, मतलब बेटी पुत्री और पिता का है, इनमें क्या है, चाचा और भतीजे का रिलेशन है, ठीक। अब कह रखा है मतलब बेटी का भाई है, बेटी को वो आदमी क्या है, इनका बेटी का भाई है, दैट मीन ये इनका भाई है, ठीक। जो आदमी है ये साथी आपका आदमी है, ठीक। अब प्रश्न आप समझो, कह रखा है पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा, यानी पंकज के चाचा, ठीक, पंकज के चाचा की बेटी, पंकज के चाचा की ये हो गई बेटी,
का भाई है, तो ये भाई है। जो साथी आदमी था वो कह रहा है पंकज के चाचा की बेटी का भाई है। अब आदमी का पंकज से किस तरह संबंध है, आदमी का और पंकज का किस तरह से आपस में संबंध है। तो साथी आप सिंपल देख रहे हो, आपकी चाचा की जो बेटी है वो आपकी बहन ही लगेगी और बहन का भाई आपका भी भाई लगेगा, दैट मीन चचेरा भाई लगेगा। तो चचेरा भाई आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है ये आपका गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न है। ये क्या रखा है साथी, यदि गणितीय चिन्ह जो डिवाइड है उसको हम लोग क्या माने, गणितीय चिन्ह जो डिवाइड है उसको हम लोग गुणा मान लें, और जोड़ को क्या मान लें, घटाव मान लें, गुणा को जोड़ मान लें, और जोड़ को क्या करना है, भाग मान लें। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, भाग को क्या मानना है, गुणा मानना है, और साथ ही जोड़ को क्या मानना है, जोड़ को घटाव मानना है, गुणा को क्या मानना है, गुणा को जोड़ मानना है, और घटाव को क्या मानना है, भाग मानना है। तो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैसे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है 12, प्लस को क्या मानना है साथी, माइनस मानना है, 12 माइनस 16, फिर घटाव को यानी माइनस को क्या मानना है, डिवाइड, तो डिवाइड मान लो 4, फिर इंटू है, इंटू को क्या मानना है, इंटू को मानना है आपको साथी प्लस, तो प्लस मान लो, फिर उसके बाद भाग है, भाग को मानना है गुणा, भाग को मानना है गुणा, तो गुणा कर दो 2। अब इस इक्वेशन का मान क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप सॉल्व करोगे, बॉड मास आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करोगे, अगर होगा तो, इसमें तो है नहीं, उसके बाद भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो सबसे पहले भाग, इसको भाग दो, 12 माइनस 16 को 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2, उसके बाद क्या करोगे, गुणा करोगे, तो आप गुणा करो 12 माइनस 4 प्लस 12, 4 दूनी कितना होगा साथी 8, उसके बाद जोड़ोगे तो जोड़ो इसको, मतलब ये माइनस का है, प्लस प्लस जोड़ दो, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 माइनस 4, 20 में से 4 को माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 16। अब 16 आपका किस ऑप्शन में दिया है, 16 साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है आपका वेन आरेख से पूछा गया प्रश्न है, 2021 की परीक्षा, सॉरी साथी 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2017 की परीक्षा में सिर्फ तीसरे में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। अब उसके लिए शब्द क्या दिए हैं, चलना दे रखा है, तैरना दे रखा है, अब व्यायाम दे रखा है। तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, चलना है, तैरना है, व्यायाम है, ये आसान सा प्रश्न है कि नहीं, इसमें संबंध आराम से खींच सकते हो। तैरना और चलना ये एक प्रकार का व्यायाम होता है, तो आप इसको इसके अंतर्गत रख सकते हो, जैसे व्यायाम के अंतर्गत चलना भी रख सकते हो और तैरना भी रख सकते हो। तो ये अगर तैरना और चलना दोनों इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इस तरह की कुछ आकृति बनेगी, जो कि साथ ही आपको ऑप्शन नंबर सी में इस तरह की आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो साथी कुछ कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इससे पहले जो दिया गया है उसके अनुसार आप वेन आरेख खींच लें और उसके आधार पर आप निष्कर्ष को चुनें, अगर सही है तो निष्कर्ष का अनुसरण बताएं, नहीं सही है नहीं बताएं। अब क्या कह रखा है, कथन दे रखा है, कथन क्या है, सभी बंदर लंगूर हैं। कह रखा है सभी बंदर जो हैं, अगर ये बंदर का डायग्राम है तो सभी बंदर जो है साथी वो लंगूर हैं, ये आपका पिंक वाला लंगूर का हो गया। कह रखा है सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। दूसरा क्या कह रखा है, सभी गोरिल्ला जो है साथी वो लंगूर हैं, यानी सभी बंदर भी लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला भी लंगूर हैं। तो सभी गोरिल्ला, हम लोग इसको गोरिल्ला को खींच देते हैं, तो सभी ये आपका गोरिल्ला का हो गया, ये साथी आपका बंदर का हो गया। तो सभी बंदर और सभी गोरिल्ला क्या है, लंगूर हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रखा है, कुछ बंदर गोरिल्ला हैं, कुछ जो बंदर हैं वो गोरिल्ला हैं। तो साथी बंदर कहाँ है, ये देखो आपका ये बंदर दिख रहा है ना, तो कुछ बंदर जो हैं क्या गोरिल्ला हैं, तो गोरिल्ला तो है नहीं, जो बंदर हैं वो साथी आपके लंगूर हैं, तो गोरिल्ला तो है नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या आपका सही है, नहीं सही है, तो पहला निष्कर्ष आप गलत कर दो। अब कह रखा कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं, कुछ जो लंगूर हैं वो साथी गोरिल्ला हैं। तो लंगूर का कौन सा है, लंगूर का बड़ा वाला डायग्राम है, तो कुछ लंगूर जो हैं वो गोरिल्ला हो सकते हैं, क्योंकि साथी लंगूर के अंतर्गत गोरिल्ला है, तो कुछ जो लंगूर हैं वो गोरिल्ला हैं ना, सभी के सभी साथी लंगूर गोरिल्ला नहीं, लेकिन कुछ लंगूर जो हैं वो गोरिल्ला हैं। तो दूसरा आपका अनुसरण करता है, तो दूसरा अनुसरण किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दूसरा अनुसरण करता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।